पर क्या अमेरिका की इतनी बड़ी आबादी, भूख से जहां पे फूड सिक्योरिटी की जरूरत पड़े, अमेरिका की इतनी बड़ी आबादी, अमेरिका छोड़िए, मैं ग्रीस गया, हमारे साथ स्पीकर थे सीपीएम के, हमारे बड़े आदरणीय स्पीकर बंगाल वाले, वो हमारे साथ थे। वहाँ एमपीज ने पूछा कि आपके क्या प्रिविलेजेस हैं जी। तो मैंने जान पूछ के कहा दादा से पूछिए, हमारे स्पीकर हैं, कि क्या प्रिविलेजेस हैं। उनके प्रिविलेजेस देख के ग्रीस गवर्नमेंट के, ग्रीस सरकार के शर्मिंदगी होने लगी कि हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के मेंबर्स के तो कुछ है ही नहीं प्रिविलेजेस। तो दुनिया के पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट के मेंबर्स को ये सहूलियात दी जाती हैं कि वो जनता के काम करें, जनता के बीच में जाएं। आपको अंदाजा नहीं है, इस देश के अंदर 25 लाख पॉपुलेशन पे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। 25 लाख लोगों तक जाना करीब असंभव बात है। वो क्या फैसिलिटीज हैं? चुनाव आयोग ने भी जो रकम तय की है, सब मानते हैं उतनी रकम में 25 लाख लोगों तक पहुंचना संभव नहीं, इसलिए चुनाव सुधार की भी बात करते हैं। वो इस वक्त हम प्रिविलेजेस की बात जी, मैं एक बात, क्या कोई सरकार है जो एमपीज को ये फैसिलिटीज दे कि वो जाएं और लोगों के साथ मिलें? क्या एमपीज को ये इख्तियार है कि वो डीएम और एसपी के साथ जनता के काम करवा सके? रिक्वेस्ट कर सकता है, डीएम माने या ना माने। एक फाइनेंस मिनिस्टर, चूंकि किसी स्टेट में दूसरी सरकार थी, सेंटर में दूसरी सरकार थी, मैं नाम नहीं ले रहा जानबूझ के, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के डीएम से बात करना चाहता था, वो डीएम नहीं आ रहा था फोन पे, क्योंकि वहां दूसरी सरकार थी। तो पार्लियामेंट के मेंबर्स को कोई थोड़े बहुत प्रिविलेजेस हैं, कोई बहुत ज्यादा राइट्स नहीं है। दिनेश जी, आप सहमत है? लोगों को लगता है बहुत ताकत है सांसद के पास, पर जैसे राशिद जी ने कहा कि एक पहलू भी है कि जो अगर आप बाकी कंपैरिजन करेंगे तो इसलिए कहीं ना कहीं प्रिविलेज बहुत ज्यादा नहीं। आप क्या इस बारे में लगता है? आपको सांसद के जवाबदेही को भी लोग को समझना चाहिए। सांसद का आवास है तो समझिए क्षेत्र का हॉस्टल है, और किसी समय नॉक करके आएगा, कहेगा हम आपके क्षेत्र के हैं, तो उसके ठहरने की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी, खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, वापसी की, ट्रेन की। वो कहेगा कि हमको इलाज कराना है तो फिर अपने आदमी को चाहे अपने जाइए, चाहे फोन से व्यवस्था कराइए, नहीं तो उसका इलाज कराइए, फिर वापस होगा तो उसका रिजर्वेशन की आप व्यवस्था कराइए। इसलिए जो लोग इस तरह के काम में लगे हुए क्रिटिसाइज करने के लिए, उसको उस निगाह से आप देखिएगा तो लगेगा कि बहुत कोई मेहनत कर रहा। आरटीआई कानून इस देश में आया तो बहुत हद तक सही है, लेकिन बहुत हद तक नीचे स्तर पर यदि आपको गांव वगैरह में जाने का, ब्लॉक लेवल में या जिला लेवल में जाने का मौका मिला होगा, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो महीनों भर लगे रहते हैं किसी न किसी अफसर, किसी न किसी पर आईटीआई डालने के लिए। वह सूचना लेकर उस पर कार्यवाही नहीं करता, लेकिन एहसास कराता है कि हम सूचना या आपका ले लिए, मतलब यदि वह सूचना लेता है तो फिर कार्यवाही क्यों नहीं कराता? इसीलिए छीटाकशी करना बहुत आसान है। और हम सिर्फ सांसद के रूप में नहीं, सांसद तो हम 96 में भी हुए, उससे पहले तो आम नागरिक के तरह भी थे, लेकिन इसको जितनी जवाबदेही है, जितना जनता के प्रति सांसद कमिटेड है या विधानसभा में एमएलए कमिटेड है, दूसरा आदमी हो नहीं सकता। राशिद जी, जो गेस्ट हाउस एकोमोडेशन की बात आ रही है कि सांसदों को गेस्ट हाउस एकोमोडेशन जो मिलता है, वहां पर भी देख रहे हैं कि सांसदों ने, पूर्व सांसदों को किसी ने अपनी दादी के नाम पर ले रखा है, किसी ने किसी के नाम पर ले रखा है, और 3 महीने का गेस्ट जो है वो बढ़ते बढ़ते 3-3 साल, 4-4 साल, मतलब एक फिल्म आई थी कि आप कब जाओगे मेहमान के लिए, कि कब जाओगे, तो ये तो मेहमान ऐसे जो जाते ही नहीं है सांसदों। देखिए अतिथि कब जाओगे जी। देखिए एक बात कहूँ मैं आपसे, जो भी अलॉटमेंट है कानून के मुताबिक है। यहाँ मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि नैतिकता के एतबार पे ये मुनासिब नहीं है कि जो एकोमोडेशन टेम्परेरी आपको मिलनी चाहिए वो आपने कई सालों तक रखी है, ये मुनासिब नहीं है। हालांकि इसका प्रोविज़न इसलिए है कि एमपी जब रिटायर हो जाता है, दिल्ली आता है, उसे काम करने होते हैं, जनता उसके साथ होती है, तो उसके रहने का कोई इंतज़ाम तो दिल्ली में होता नहीं है। इसलिए गेस्ट एकोमोडेशन का प्रोविज़न है कि भाई एक्स एमपीज़ वहाँ रह सकते हैं, और जो एमपीज़ के लोग आते हैं उनके लिए भी, उनके जो गेस्ट हैं उनके रहने का सस्ते दामों पर, ज़्यादा महंगे नहीं रह सकते। लेकिन जो लोग लगातार वहाँ रहते हैं ये मुनासिब नहीं है। और
कानूनी एतबार से तो कोई परेशानी नहीं है। नैतिकता के लेकिन कानून तो संसद में बन जाते हैं। लेकिन नैतिकता के एतबार से ये मुनासिब नहीं है। इससे मैं आपकी राय से इत्तफाक करता हूँ। आप भी सहमत है इस बात से? जो गेस्ट अकोमोडेशन नैतिकता के लिहाज से, आप दूसरे एंगल से भी इसको देखिए। बताइए आप दूसरा जो गेस्ट एकोमोडेशन लोग लेते हैं उसको किराया मार्केट दर पर लगता है। नहीं, मार्केट दर नहीं है, माफ कीजिएगा दिनेश जी। अगर आपको दिल्ली में लुटियंस जोन में बंगला लेना हो 20 से 30 हजार रुपए में आपको कोई बंगला नहीं मिलेगा। 6 से 7 हजार में विठल भाई पटेल हाउस में आपको 3 रूम का फ्लैट नहीं मिलेगा। अगर मिले तो मैं लेने को तैयार हूं, आप अगर दिला सके मुझे। लेकिन राशि तो लगती है, राशि लगती है, लेकिन वो राशि बहुत नॉमिनल राशि है। लेकिन यह सुविधा का प्रोविजन इसीलिए किया गया, जैसे इन्होंने कहा कि लोग आते हैं, मान लीजिए बहुत दिन से पॉलिटिक्स में और बड़े बड़े पद पर रहे, सांसद रहे, मंत्री होके फिर रिटायर किए, तो उनको कोई व्यक्तिगत कारण से दिल्ली में रहना है, लाचारी है, बूढ़े हो गए हैं, इलाज भी कराना है, परिवार में भी कोई बीमार हो गए, तब एक राजनेता जो सांसद से रिटायर हुआ उसके लिए संभव नहीं है कि अच्छा होटल लेके वो दिल्ली में रह के सो वो अपना काम करे। इसीलिए कुछ दिनों के लिए लोग लेते हैं, लेकिन जो 55 बरस लेते हैं उस राय से हम भी इत्तेफाक नहीं रखते कि उनको 5 बरस रहना चाहिए। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आपने जैसा कहा वो जाहिर तौर पे कुछ दिक्कतें हो सकती हैं और उसमें अगर एकोमोडेशन हो तो सवाल नहीं। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो जिनके पिता मुख्यमंत्री हैं, जो खुद सांसद हैं और उन्होंने अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम पर आपने ले रहा, तो मुख्यमंत्री होने के नाते आपको एक निवास मिला है, सांसद होने के नाते आपको निवास मिला और उसके बाद आपने परिवार के एक सदस्य के नाम पर आवास ले रखा, तो ये थोड़ा सा लोगों को लगता है कि ये कहीं ना कहीं दुरुपयोग। नहीं, 5 बरस रखना मुनासिब भी नहीं है जी। फिर वैसे तो बहुत लोग होंगे जिनको चाहिए उस तरह का आवास कुछ दिनों के लिए दिल्ली में, इसीलिए उनको भी विचार करना चाहिए। और चूंकि लिए हैं आवास तो कोई नियम कानून से ही लिए, यह प्रावधान है इसीलिए लिए हैं। राशिद जी, आपसे आखिरी बात, जो आपने शुरुआत में बात की थी मैं उसी पर आता हूं। ये सारे सवाल आज जो उठे वो इसलिए उठे क्योंकि जो आपने शुरू में बात की, कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा, विश्वास जो है नेताओं में, सांसदों में कम हुआ है। और कहीं ना कहीं जब आरटीआई का कानून मुद्दा आया उस मामले में लोगों को लगा कि सारी पार्टियां एक साथ गोल बंद होगी, वो भी विश्वास गिराने का एक और कारण। आपको क्या लगता है, सांसदों को या राजनेताओं को विश्वास कायम करें उसके लिए कुछ पहल करने की जरूरत आपको लगती है? देखिए, यहाँ मैं थोड़ा सा आपसे इत्तफाक नहीं करूँगा। कोई भी सांसद आसमान से उतर के नहीं आता है, जनता चुनती है। अगर आपने अपने चुनने का मेयार यही बना रखा है कि बिरादरी पे वोट देना है, मुझे मजहब पे वोट देना है, रीजन पे वोट देना है, आप अच्छे लोगों को नहीं चुन सकते। क्या आपका क्राइटेरिया कभी होता है कि हम ईमानदार आदमी को चुनेंगे? अगर आप एक गलत आदमी को चुनेंगे और ये उम्मीद रखेंगे कि संसद में जाके ये महात्मा गांधी बन जाएगा, तो माफ कीजिएगा, आप बेवकूफ़ी का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सही है राशिद जी आपने कहा, और आपने एक बहुत अच्छा एक सही मैसेज दिया कि दरअसल जो जनता का प्रतिनिधि, सांसद जो है आपका जनता का प्रतिनिधि है, और अगर सांसद जो है, अगर सांसद इस तरह से गलत आचरण करने वाला है तो उसको चुनने वाले आप हैं। तो सांसद से ज्यादा जिम्मेदार वो जनता है जिसने उस सांसद को वोट दिया। आरटीआई कानून यही है, आरटीआई कानून जो सच है, जो जानकारी है वो सामने लाता है, लेकिन उस जानकारी के आने के बावजूद अगर आप सही और गलत में भेद नहीं कर सकते तो यह जिम्मेदारी आपकी है। तो संसद में अच्छे लोग बैठे, सांसदों का आचरण सही हो, उसके लिए कहीं ना कहीं बल्कि बहुत हद तक देश की जनता जो उनको चुनती है वो जिम्मेदार है। तो हमको आपको अपनी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, ये बहुत जरूरी है। आरटीआई इसमें मददगार हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद जी, आप यहां पर आए, और दिनेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया यहां आने के लिए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, लेकिन एक छोटा सा हम आपको चलते चलते बता दें कि फिलहाल अभी हमने इस मुद्दे पर बात की, लेकिन साथ साथ इस हफ्ते, पूरे हफ्ते देश में आरटीआई को लेकर क्या कुछ रहा हुआ वो सभी समेट के ला रहे हैं हमारे संवाददाता आरटीआई इस हफ्ते में। चलते चलते उस पर भी डाल लेते हैं एक नजर। सुप्रीम कोर्ट और केंद्रीय सूचना आयोग समय समय पर राजनीतिक दलों की पारदर्शिता को लेकर दिशा निर्देश जारी करते रहते हैं। दिल्ली में एक सामाजिक कार्यकर्ता, उन्होंने जब आरटीआई लगाई और जो जवाब आया वो काफी चौंकाने वाला था। दिल्ली विधानसभा में 44% से ज्यादा जो नेता हैं, जो विधायक हैं, वो उनकी जो वो आपराधिक पृष्ठभूमि में, उन पे आपराधिक मुकदमा दर्ज है। अगर हम दिल्ली विधानसभा की बात करें तो दिल्ली विधानसभा में 71 विधायक हैं, जिसमें से 31 विधायकों पर मुकदमा दर्ज है। अगर हम बीजेपी और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के 41 विधायक हैं जिन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज है, और बीजेपी के 24 विधायक हैं जिन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज है। आरटीआई ने बेरोजगारों से ठगी करने वालों को भेजा जेल।
हिसार के एक एनजीओ ने भारत सरकार की राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना के तहत लोगों से उसके आवेदन के लिए शुल्क लिया था। ये एनजीओ है ऑल इंडिया फार्मर ऑर्गेनिक सोसाइटी है, जिसने बाजाबता अखबारों में विज्ञापन देकर 885 पदों को निकाला था। इस मामले की तफ्तीश करने के लिए एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं पीपी कपूर ने मामले की तफ्तीश की, तो मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने एनजीओ के डायरेक्टर और उसके अधिकारियों को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। दीपक संधू के रूप में देश को मिला पहला महिला मुख्य केंद्रीय सूचना आयुक्त। जी हां, पिछले दिनों राष्ट्रपति महोदय ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। दीपक संधू 1971 बैच के आईएएस अधिकारी हैं जो सेवानिवृत्त हुई हैं 2009 में, और उसी वक्त 2009 में ही उन्हें केंद्रीय सूचना आयोग में आयुक्त पद पर नियुक्त किया गया था। मीडिया सलाहकार की भूमिका प्रधानमंत्री कार्यालय में वो निभा चुकी हैं और उन्हें बहुत ही अनुभवी माना जा रहा है। 3 जून को केंद्रीय सूचना आयोग के एक ऐतिहासिक फैसले में कहा गया कि देश के जो 6 बड़े राष्ट्रीय दल हैं वो आरटीआई कानून के दायरे में आएंगे। सीआईसी के इस फैसले के बाद ही राजनीतिक गलियारों में हलचल सी मच गई। सभी राष्ट्रीय दल और छोटे क्षेत्रीय दल इसका एक सुर से विरोध करने लगे। उन्होंने आरटीआई संशोधन में मांगी। जब संसद चला तो संसद में आरटीआई संशोधन बिल पेश किया गया, लेकिन यूपीए सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये कानून यूपीए सरकार लाई थी, इसीलिए इस पे व्यापक विचार विमर्श होगा। इसके लिए उन्होंने स्थायी समिति भेज दिया है। कानून मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि व्यापक विचार विमर्श के बाद ही आरटीआई कानून में संशोधन किया जाएगा। खबर पंजाब के लुधियाना से है। पंजाब राज्य सूचना आयोग ने वहां के पीआईओ पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। लुधियाना के जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पीआईओ हैं, उन पर आरटीआई कानून के उल्लंघन का आरोप है। आरटीआई एक्टिविस्ट कुलदीप सिंह ने वहां के जो फुटपाथ है उस पर जो खर्च हुआ था उसका ब्यौरा मांगा था, लेकिन आरटीआई कानून के तहत उनको सूचनाएं नहीं मिली। मामला सूचना आयोग पहुंचा, जिसके बाद राज्य सूचना आयोग ने पीआईओ के खिलाफ 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही ये भी निर्देश दिया है कि जो जुर्माने की रकम है वो जल्द से जल्द रिकवरी की जाए और सरकारी खाते में उसको जमा कराया जाए। उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल जो फैसले दिए थे सीआईसी के नियुक्ति पर, वो अपने फैसले को ही पलट दिया है। फैसले ये थे कि सीआईसी और एसआईसी जो राज्य सूचना आयुक्त में जो पद हैं, वो आधे पद लगभग जुडिशरी बैकग्राउंड के जो जज हैं, रिटायर्ड जज हैं, उनसे भरा जाना चाहिए। जब ये फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट, लगभग जो सीआईसी थे और आरटीआई कार्यकर्ता थे इस फैसले पर हैरानी जताए थे, और साथ साथ सरकार भी असमंजस में पड़ गई थी कि आखिर इस तरह के फैसले सुप्रीम कोर्ट ने कैसे दिए। तो ये था आरटीआई इस हफ्ते, और इसी के साथ जानने का हक में आज बस इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप अपनी कोई भी प्रतिक्रिया चाहें तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है जानने का हक, कमरा नंबर 226, दूरदर्शन भवन, टावर बी, मंडी हाउस, कोपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। और आप चाहें तो अपनी प्रतिक्रियाएं हमें ट्विटर पर और जीमेल पर भी, हमारा जो मेल आईडी है उस पर भी आप भेज सकते हैं। हमारा जीमेल आईडी, फेसबुक पे हमारा पता और साथ साथ ट्विटर पे हमारा पता आपको आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर मिल रहा है। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। फिलहाल आज इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।